अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज हो रही होती है, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं। खैर नीचे तो कम ही जाती हैं, ज़्यादातर ऊपर ही जाती हैं। ऐसे में जो बजट होता है वो कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस तो रखता नहीं है, कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखता। आवाम के लिए जो सालाना बजट है वो सिर्फ़ अल्फाज का और नंबर्स का एक घोरक धंधा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर बात आप समझ तो गए होंगे कि मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर बजट के हवाले से बात करनी है। करती हूँ उस हवाले से भी मैं बात करती हूँ कि बजट में किसको क्या मिला है, एक ओवरव्यू हम आपको देंगे। ज़ाहिर सी बात है इतना कोई ज़्यादा रिलीफ तो है नहीं, तकलीफ़ ज़्यादा है और सैलरीड क्लास के लिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा सैलरीड क्लास के लिए तकलीफ़ है। उसके पीछे एक साइंस है और ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन इंटेंशन नीयत नहीं है। बजट तबाही, बस सीधी सी बात है। हाँ, जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं, जो अपने मतलब के लोग हैं, उनको बड़ी छूट दी गई है और रियल स्टेट वालों को जो है बड़ी रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो ताजर बरादरी है उनको बड़ी रिलैक्सेशन है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान 2024 में भी हम अभी तक जो अपनी पैसों की जो डीलिंग कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया में देखिए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड, अल्लाह का बहुत करम है। मैंने बड़ा ट्रैवल किया है और पाकिस्तान के अलावा मोस्टली जिन ममालिक में मैंने ट्रैवल किया है ना, वहाँ पे कैश ना होने के बराबर है। कार्ड चलता है, टैप करते हैं कार्ड चलता है, टैप करते हैं कार्ड चलता है। पाकिस्तान के अंदर उल्टा है। अभी भी यहाँ पर बहुत सी जो चीज़ें हैं वो कैश के थ्रू ही की जाती हैं। शॉपिंग कैश के थ्रू की जाती है। घरों में अगर आप लोगों ने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को, अपने मुलाजमों को सैलरीज देनी है वो कैश में दी जाती है। बहुत से ऑफिसेज़ में टैक्स को कवर अप करने के लिए, टैक्स कटाने के लिए, मतलब कम कटाने के लिए, छुपाने के लिए जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो कैश में दी जाती है। सो बेसिकली कैश की वजह से जो सारी हम डीलिंग कैश में कर रहे हैं, ये मैं आपको आम सादा ज़बान में समझा रही हूँ और बता रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, जो कि आम सादा ज़बान जो मुझे समझ में आई है कि अगर हमारी जो मोनेटाइजेशन है, हमारे जो पैसे हैं वो डिजिटल दौर के अंदर भी अगर हम हार्ड कैश के हवाले से बात कर रहे हैं, सो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? दूसरी चीज़ ये कि सैलरीज इंक्रीज़ की गई हैं इस बजट के अंदर। मेरे ख्याल से 16 के स्केल तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं 16th ग्रेड तक उनकी 25% इंक्रीज़ की गई है और उससे ऊपर 20% इंक्रीज़ की गई है। जो पेंशन है वो 15% इंक्रीज़ की गई है। लेकिन आप ये देखें कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उस हिसाब से अगर आप इंक्रीज़ देखेंगे वो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं एक प्राइवेट मुलाजमत करती हूँ, मैं एक प्राइवेट टीवी चैनल में काम करती हूँ और ये जैसे जो ये अपनी व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो उसमें इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं प्राइवेट लोगों के लिए कि मैं बार बार मैं मुझ जैसे लोग इतना टैक्स दे रहे हैं कि सारा बोझ ही पाकिस्तान की जितनी भी इकॉनमी है जो चल रही है वो बेसिकली प्राइवेट मुलाजमीन जो है वो चला रहे हैं। ये कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं चला रहे। और ये जो बड़े बिजनेसमैन और ये जो बड़े ताजिर, बड़े रियल स्टेट ओनर्स हैं, बड़े बड़े, चाहे मलिक रियाज वगैरह क्यों ना हो, ये इस लेवल के जो बड़े बड़े हैं, वो मेरे और आपके पैसों की वजह से बड़े हुए हैं। उनको हमने बड़ा किया है। क्यों? क्योंकि उनके हिस्से का पाकिस्तान का बोझ हम चलाते हैं। जहाँ पर इतनी तब्दीली आ रही है, जहाँ पर एक रियासत एक मिल करके आगे बढ़ रही है और सियासत के लिए जगह उन्होंने लिमिटेड कर दी है और ना होने के बराबर जगह है, क्योंकि वक्त की डिमांड ये है कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया आपने आगे चलाना है, तो वहाँ फिर मईशत के हवाले से ठोस कदम तो लेने पड़ेंगे ना। मुश्किल इक़दाम वो होते कि अगर रियल स्टेट, अगर ताजर बरादरी, अगर जो है जो बड़े बड़े बिग गन्स हैं उनको इस टैक्स नेट में लाया जाता, टैक्स नेट बढ़ाया जाता, बजाय इसके कि दोबारा से जो सैलरीड पीपल हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में नहीं होती, पार्लियामेंट में, क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई पार्लियामेंट में जाता नहीं है तो उनकी आवाज़ भी नहीं जाती पार्लियामेंट में। बजट को इतना ख़ास नहीं है। मैं वैसे आपको बता देती हूँ, लंबे चौड़े फिगर्स हैं, मुझे आपको पढ़ के बताने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन बजट के अंदर कोई खैर की खबर नहीं है, तबाही है, फजूल किस्म का बजट है। सीधी सी जो बात है, कोई 18 ट्रिलियन 87 बिलियन रुपीज़ का जो बजट है वो आज इस दफ़ा जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है और 32 बिलियन जो है वो एजुकेशन सेक्टर को दिए हैं, 50 बिलियन एलोकेट किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। मिनिमम मंथली वेज जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। 18% सेल्स टैक्स इम्पोज ऑन वेरियस कैटेगरीज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द बजट।
pension allocation of retired employees increase to rupees 1.014 trillion. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पेंशन के अंदर 15% इजाफा. वैसे टेक्निकली जिस हिसाब से महंगाई है 40%, 50% इजाफा होना चाहिए था पेंशन की उसके अंदर, लेकिन अब क्या करें. 593 बिलियन एलोकेशन फॉर द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट. इसके अलावा जी फेडरल गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं सारी एयरपोर्ट को मॉर्गेज करने की. इसके अलावा जी आपको मैं बता दूं कि 9775 बिलियन विल बी स्पेंड ऑन इंटरेस्ट एंड डेट रीपेमेंट. डिफेंस का जो बजट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है वो 2.122 ट्रिलियन का है, उनका भी बजट अच्छा खासा है. और 25% इंक्रीज़ है जी सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ 1 to 16 और 20% इंक्रीज़ है जी सैलरीज अप टिल स्केल 17. और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको पहले ही जो है इस हवाले से बता चुकी. अच्छा, ये मैंने आपको अब जी मोटा मोटा बजट बता दिया. अब मसला ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं. अब ये मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हुकूमत किसी की भी हो, जो फोकस है आवाम पर नहीं बल्कि टैक्स कलेक्शन पर होता है. अब हुक्मरानों की जो अक्सरियत है वो एक सर्टन क्लास से ताल्लुक़ रखती है जो कि एक इशराफिया की क्लास है, ठीक है. इसलिए डायरेक्ट टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके से लिया जाता है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो सारा बोझ है वो गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है. हुक्मरान अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपने अपने जो कारोबारी बरादरी है, अपने अपने जो भी वो कारोबार करते हैं उनके मुताबिक बजट बनाते हैं. जैसे कि अगर कोई ज़िम्मेदार लैंडलॉर्ड समझ लें कि वो अगर मुल्क का सरबराह हो या हुकूमत में आ जाए तो ज़रात, जैसे मैंने भी आपको बताया एग्रीकल्चर का मैंने आपको बजट बताया है, तो वो ज़रात पर किसी किस्म का जो है वो कोई टैक्स नहीं लगाता. बड़े से बड़ा ज़िम्मेदार अपने आप को कहता है हाय मैं तो गरीब का किसान हूँ. आप क्या करते हैं, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, मैं तो किसान हूँ. किसान खिलाकर हमदर्दी बटोरता है और किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देता. ज़रात का अगर हम मुल्की GDP निकालें तो जी हमें पता चलता है कोई मुल्की GDP 28 से 29% है, ठीक है. मगर उसकी जानिब से अगर हम ये देखें कि जी टैक्स कितना जमा कराया गया है तो जी टैक्स की शरह 1%. GDP में कितना 28-29% और टैक्स की मद में वो कितना वापस रिटर्न करते हैं, कोई लगभग 1%, विच इज़ हॉरेबल, शेमफुल. अच्छा, उसी तरह अगर हुक्मरानों में अक्सर कारोबारी अफराद की तादाद आ जाए, हुकूमत अगर कारोबारी लोगों की हो तो जी वो ताजरों का ख़ास ख्याल रखते हैं. जैसे 2024 में अगर हम खड़े हैं तो जी अभी तक हमारे बड़े से बड़े बाज़ारों में काम कैश पर हो रहा है. एक एक मरले की दुकान पर करोड़ों का कारोबार हो रहा होता है, मगर हुकूमत के पास टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर है. अगर मिफ्ता इस्माइल जैसा वज़ीर ख़जाना किसी टाइम पर ताजरों पर 2000 रुपये फ़िक्स टैक्स लगाने की हिम्मत कर भी बैठे तो पाकिस्तान की सबसे बड़े कारोबारी घराने की जो कि शरीफ ख़ानदान हैं, उन्हीं की रूह रवा चश्मे चराग मरीम नवाज़ साहिबा सोशल मीडिया पर वज़ीर ख़जाना को हुक्म दे डालती हैं कि मिफ्ता साहब आप ये जुल्म ना करें, आप अपने लोगों के ऊपर ये जुल्म कैसे कर सकते हैं, आप ये टैक्स कैसे लगा सकते हैं. तो जी अपनी कम्युनिटी पर कोई ये टैक्स लगाना नहीं चाहता. और ये सिर्फ मसला मैं एक शहर का, ये किसी एक बड़े शहर का नहीं बता रही. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या पेशावर, किसी भी बड़ी सी बड़ी मार्केट में आप चले जाएं, वहाँ पर लाखों की शॉपिंग कर लें, मगर दुकानदार आपको अक्सर आपको पक्की रसीद नहीं देते, कच्ची रसीदें दे देते हैं. उन पर टैक्स लगाना तो बहुत दूर की बात है, वो एक माफिया है. तो आप अगर कभी बिजली बचाने के लिए कोई ऐसे इकदाम कर लेना कि जी दुकानें जल्दी बंद करनी है या आप जल्दी दुकान खोलें, जल्दी बंद करें, सूरज की रोशनी खपाए, तो उसके ऊपर भी ये बड़े बड़े जो मार्केट्स वाले हैं, जो ताजर हैं, ये सड़कों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत की नाक में दम कर देते हैं. होलसेल और रिटेल के शोबे की अगर मैं आपको मुल्की GDP का हिस्सा बताऊँ तो वो 19% है. ज़िम्मेदारों का कितना था 28, वो वापस कितना करते थे 1%. ये रिटेल, ये इनका कितना है रिटेलर्स का एंड होलसेल्स का, ये है जी 19%. मगर इस शोबे से भी इकट्ठा होने वाले टैक्स की शरह 1% से भी कम है, लेस देन 1%. बहुत गलत, ये बहुत गलत है. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. हुक्मरानों में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो कि ये मज़े की बात मैं करने लगी हूँ कि प्रॉपर्टी या रियल स्टेट का कारोबार करते हैं. उसका हाल भी देख लें, करोड़ों के प्लॉट्स रोज़ाना बिकते हैं. ये आप DHA में जाके देख लें, आपको कोई प्लॉट खाली नहीं मिलेगा. आप बैरिया टाउन में चले जाएँ, आप बड़ी आज आप देखें हर जगह पर हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है ना. हाउसिंग सोसाइटी, लोगों ने ज़मीनें ली हैं, जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं वो आगे ज़मीनें भी बेच रहे होंगे, ऐसा ही है ना. तो
टैक्स कलेक्शन की अगर आप बात करते हैं वो बराए नामी इकट्ठा होता है। हुक्मरानों के लिए इस रियल स्टेट कम्युनिटी का ख्याल रखना इतनी बड़ी मजबूरी है कि भाई वो अपना ख्याल ना रखेंगे लेकिन वो रियल स्टेट वालों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टाइकून ही तो है जिनके बलबूतों पर वो इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि इलेक्शन के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। आने जाने के लिए उन्हीं के जहाज़ रिक्शों की तरह इस्तेमाल होते हैं। बम प्रूफ घर बनाए जाते हैं और फिर अपने आप को गिफ्ट कराए जाते हैं कि जी आप ये घर बना दें बम प्रूफ और हमें गिफ्ट कर दें। हुकूमतें बनानी हो या हुकूमतें गिरानी हो, यही प्रॉपर्टी टाइकून काम आते हैं। नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लेना हो या फिर इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से अपनी हुकूमत की भीख मांगनी हो, यही प्रॉपर्टी टाइकून, जी हाँ यही रियल स्टेट वाले, यही प्रॉपर्टी वाले पैगाम रसानी का काम सर अंजाम देते हैं। जैसे हमारे घरों में कमाऊ पूत होते हैं ना, जिनकी हमेशा वैल्यू होती है, जिनकी हमेशा इज्जत होती है, बिल्कुल वैसे ही हर मुश्किल में काम आने वाले ये प्रॉपर्टी टाइकून भी बड़ी 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 इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके बगैर जो है वो हुकूमतों का सर्वाइवल नहीं होता। ये इतने अहम होते हैं कि आपको पता है कि अगर कोई लीडर गलती से रियासत मदीना का नारा लगा दे और फिर उसको लगे कि जी ये नारा हिट हो गया है तो अब इसको रगड़ना है, तो रियासत मदीना का नारा लगाता जाए लगाता जाए लगाता जाए, फिर भी रियासत मदीना के दावेदार होने के बावजूद भी 50-60 अरब ऐसे ही बरतानिया से लेकर उनके अकाउंट में डाल जाते हैं बगैर किसी लिखत परत के, बगैर किसी SOP फॉलो किए के। और बदले में क्या लेते हैं? बदले में सिर्फ ले लेते हैं अलकादर ट्रस्ट। वो भी अपने लिए नहीं लेते, कहते जी हमें नहीं चाहिए, ये गरीब अवाम बेचारे बच्चों गरीब लोगों के लिए हम ये ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में अच्छा जितनी शुगर मिल्स हैं, हाँ सच ये मैं क्यों भूल गई, जितनी शुगर मिल्स हैं वो हमारे हुक्मरानों की हैं, तो भला उनके हकूक़ का ख्याल कैसे ना रखा जाए। तो जी शुगर मिल्स के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लग सकता। यहाँ 50 रुपये किलो वाली चीनी जो है वो 150 रुपये में बेचकर भी सुकून नहीं मिलता। तो जी हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब पूरी सरकार हैं, जो चाचू जी हैं वो भोजल दिल के साथ सस्ती होने वाली वही चीनी माफिया जो चीनी है जो चीनी माफिया है वो बैरून मुल्क भेज देता है। उसके बाद जी जब यहाँ चीनी कम होती है तो वही चीनी माफिया जो है वो वापस बैरून मुल्क से ले लेता है, फिर डबल पैसे कमाता है। उसके बाद जी अगर हम बात करें गंदम का भी यही हाल है, यहाँ पर उगाते हैं बाहर भेज देते हैं, फिर जब यहाँ से ख़त्म होती है तो जो बाहर भेजी होती है उसी को हम वापस बुलाते हैं। हालांकि आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको पूरे मोहल्ले में कोई एक आधा ही सरकारी मुलाजिम मिलेगा, लेकिन हर साल जब भी बजट आता है तो इनकी तनख्वाहें बढ़ती ही बढ़ती हैं, चाहे कम बढ़े चाहे ज़्यादा बढ़े, और इनकी हेडलाइंस चलती हैं। लेकिन हर साल बजट से पहले ये लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करते हैं। सिर्फ एक तबका वो है जो कि प्राइवेट जॉब्स करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स वो तबका देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आज तक कभी सड़कों पर नहीं आए क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। भाई उनकी प्राइवेट नौकरियाँ, टाइम पर जाना है, टाइम पर वापस आना है, दाल रोटी उन्होंने अपने बच्चों के लिए कमानी है, उसके बाद अपना टाइम उन्होंने वो जी सड़कों वड़कों पे कोई नहीं आते, कोई मांग भी नहीं करते। और उनका तो ये बुरा हाल है कि सालाना तो दूर उन लोगों की 5-5, 6-6 साल 1 रुपया उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। सीधी सी जो बात है। मैं इससे पहले जिस इदारे में News 1 से पहले मैं जिस इदारे में काम कर रही थी न्यू TV में, आप यकीन करें कि 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और वहाँ पर जिस सैलरी के ऊपर मैंने साइन किया ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब मैं उस इदारे में गई, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे एक एग्जांपल बता रही हूँ। जिस टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइम पे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद कोविड वगैरह आ गया, सैलरीज हमारी कम हो गई, उस कॉन्ट्रैक्ट से भी कम हो गई। उसके बाद कभी आज तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ ही नहीं। जब तक मैंने वहाँ पर काम किया मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। इस तरह से तो प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम ऐसे हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आवाज़ नहीं होते, कुछ नहीं करते। खैर एनीवेज, हमारी सैलरीज, एंकर्स की सैलरीज तभी बढ़ती हैं जब एंकर चैनल स्विच करते हैं, और फिर जब एंकर्स चैनल स्विच करते हैं तो उनकी टीम्स भी उनके साथ स्विच करती है, फिर उनकी सैलरी बढ़ती है। अगर मैं चैनल स्विच ना करती या अगर एंकर्स चैनल स्विच ना करें, बहुत कम होता है कि मालिकान आपके, क्योंकि मालिकान को पता होता है, उनको आदत पड़ जाती है, सेठ कल्चर है मीडिया के अंदर भी मोस्टली, उनको आदत पड़ जाती है कि यार ये तो इतने पैसों में भी काम कर लेंगे तो इनको जी काम करना चाहिए। अब इशू ये है कि 5-5 साल तक उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, 6-6 साल तक नहीं बढ़ती, तब तक नहीं बढ़ती जब तक किसी की सिफारिश का फ़ोन ना आ जाए, किसी की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्रवाइयाँ ना हो, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ती। अच्छा, पार्लियामेंट में कोई एक MNA भी जो है वो प्राइवेट जॉब वाला नहीं है। जब इस तबके की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है तो फिर उसके हकूक़ के बारे में बात कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात ये, 100 बातों की एक बात, कि हम दुनिया में वो वाहिद मुल्क होंगे जिनकी अब भी 80% जो मईशत है वो डिजिटलाइज्ड नहीं है, पेपर पर है, पेपर करेंसी है, कागज़ पर है, कागज़ की पैसे इस्तेमाल होते हैं। अब
इतने मसाइल हैं। ये पूरा आपको लुब्बे लुबाब बताने का मतलब ये था कि एक तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बजट के ऊपर करूँगी। आई नो कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। शहबाज शरीफ साहब हमें ये बताते हैं कि कल जब तकरीर कर रहे थे शाम को, तो वो बता रहे थे कि जी हर शख्स के ऊपर कोई 2.5 लाख रुपए का कर्जा है, हर पाकिस्तानी के ऊपर। इसके अलावा कोई अरबों के पैसे तो हमने सूद की मद में देने हैं। अब जिस मुल्क के ये मसाइल हों कि अरबों का कर्जा हो, खरबों का कर्जा हो, हैं, और हर पाकिस्तानी 2.5 3 लाख रुपए का मकरूज हो, चाहे वो छोटा बच्चा है जो इस दुनिया में भी पैदा हुआ है, चाहे मुझ जैसा एक एडल्ट है, चाहे मेरे से भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप ये सोचें कि उस मुल्क के अंदर ये भला सूट करता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो रुस कर बैठ जाए कि जी हमें तो जी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमसे तो मुशावरत ही नहीं की, तो हम तो सेशन में नहीं आ रहे। हालांकि शहबाज शरीफ साहब की बजट से 2-3 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, खूब फोटो सेशन हुआ। वो फोटोज़ जो हैं वो तमाम मीडिया को दी गई। तो मैनू दसो उत्थे तुसी की डिस्कस किया है? अगर तुसी बजट की भी गल नहीं की तो की पूछे है कि कार की पकाया है, वो पूछे है तुसी। उसके बाद इतनी सीरियस सिचुएशन है मईशत की, इतनी सीरियस सिचुएशन है, तनख्वाहें देने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, बकौल मुसद्दक मलिक साहब के जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी ये है कि जी पीपल्स पार्टी को मनाना कैसे है, और जो नून लीग है उन्होंने क्या ऑफ़र करना है, क्या करना है। भाई मुझे तो पहले लगा कि जी कल ही इन्होंने कबीना का हिस्सा बन जाना है, क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही थी। 4 बजे का सेशन था, देर शुरू हुआ, 2 बजे से शहबाज शरीफ साहब मीटिंग में चले गए। कहने का मतलब ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि इसमें भी इनको सियासत करने से फुर्सत नहीं नज़र आ रही। मतलब मैं इसीलिए पीपल्स पार्टी की कुछ चीज़ों से ऑफ हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बिलावल से बड़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी, मेरी पीपल्स पार्टी से बड़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी कि चले यार शहबाज शरीफ साहब चाचू जी जो हैं, पोले सरकार हैं, वो थोड़ा डंडियाँ मार भी लें, इधर उधर कर ले, शरीफ आदमी है ना। अब नवाज शरीफ का क्या है, क्यों पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जी कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, हमने नवाज शरीफ को नहीं बनने देना। एक शख्स, पूरी कैंपेनिंग बिलावल ने यही की, एक शख्स आ रहा है जिसके लिए पूरा स्टेज सजाया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि नवाज शरीफ डट जाता है। नवाज शरीफ के दिमाग में अगर कोई बात आ जाती है तो उसके ऊपर वो बिल्कुल फिर अपना स्टैंड लेते हैं। इसीलिए इनको फिर शहबाज शरीफ जो है वो सूट करते हैं। शहबाज शरीफ इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ नॉट बैड। ज़ाहिर बंधी भी एक आपकी हुकूमत है, और ऊपर से कितने आज़ाद हैं शहबाज शरीफ साहब, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पीपल्स पार्टी उनको तरियाँ लगा रही है कि जी हम तो नहीं आएंगे, हम तो सेशन में नहीं आएंगे, हम तो बजट पास नहीं कराएंगे। अब तो फिर जैसे तैसे करके उनको मनाना पड़ा, और पीटीआई की तो आपको पता है ही 1.5 इंच की एक मस्जिद। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, कैथारसिस भी किया, और बताने का मेरा मकसद ये है कि जहाँ पर इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जहाँ पर हमने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नेगेटिव सियासत से जान छुड़ानी है, वहाँ पर हमें इकॉनमी के पहिए को मज़ीद बेहतर रनिंग पहिया रहे ना। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अमेरिका पे भी बहुत कर्जा है, वो तो यूके में भी, लंदन के ऊपर भी, बरतानिया के ऊपर भी बहुत कर्जा होता है, इधर उधर से पैसे वैसे मांग तांग के, लेकिन उनका सर्कल चलता रहता है, रोलिंग रहता है। हमारा तो सर्कल ही नहीं चलता। सो मसला ये है कि अगर मईशत को आगे लेके जाना है तो फिर ये जो सियासत की ये टुचपुनी है ना, मैं नाराज़ हूँ मुझे मना लो, हाँ मैं मैके चली जाऊँगी, वो वाली चीज़ ना, मैं नाराज़ होकर मैके चली जाऊँगी, ठीक है। तो ये पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, पीटीआई को, एमक्यूएम को, जितने भी जमातें हैं जो पार्लियामान में हैं, उनको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए अगर आप वाकई पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।